हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं अप्रैल मंथ की मोमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जा करके, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, पिछले वाली वीडियोस में हमने बजट के बारे में डिस्कस किया था। बजट के 3 वीडियो हैं, अगर किसी ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जा करके। और आज हम इस वीडियो में आर्थिक समीक्षा के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आपको बिना स्किप किए पूरा देखना है। कंप्लीट आर्थिक समीक्षा इसमें डिस्कस की जाएगी, आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और कुछ चीज़ें जो नहीं एक्सप्लेन की गई है उसमें और भी चीज़ें ऐड की गई है, और ऐड करके जो है आपको आर्थिक समीक्षा पढ़ाई जा रही है। तो वीडियो को आपको बिना स्किप किए देखना है, क्योंकि जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें जो है आर्थिक समीक्षा से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि आपको 4 से 5 क्वेश्चन तो जो है नॉर्मली देखने को मिल ही जाएंगे आर्थिक समीक्षा से। ठीक है, आपको जो है ये पूरा पैराग्राफ रटने को नहीं बैठना है। इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई जा रही है सिर्फ वही चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक है, इसमें जो है आर्थिक समीक्षा को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ समझनी है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद होता क्या है। ठीक है, SGDP जो है क्या होती है, तो एक साल के अंदर किसी राज्य में है उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य ही क्या होता है, GDP होता है उस राज्य की। ठीक है, उस राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद होता है। ठीक है, तो इसमें है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो 2 चीज़ों पर आधारित होता है, एक तो स्थिर मूल्यों पर और एक प्रचलित मूल्यों पर। यानी कि एक तो स्थिर मूल्य जिसमें बेस ईयर माना जाता है 2011-12, और एक प्रचलित मूल्य यानी कि करंट प्राइस जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसके आधार पर। ठीक है, तो इसमें जो है इकोनॉमिक सर्वे में 2018 से लेकर के 2021-22 तक दिया हुआ है, तो इतना नहीं याद करना है, सिर्फ आपको 21-22 वाला ही याद करना है। और उसमें भी जो है ये वैल्यू नहीं पूछी जाती है, सिर्फ आपसे प्रतिशत पूछा जाता है, तो वो प्रतिशत की वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है, इसमें दिया गया है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो है कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। स्थिर मूल्यों की बात करें तो स्थिर मूल्यों पर जो है 11.04% की वृद्धि दर्ज की गई है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है 2021-22 की आर्थिक समीक्षा में, तो 11.04% स्थिर मूल्यों पर। और स्थिर मूल्य हम बेस ईयर मानते हैं 2011-12 को। बात करें प्रचलित मूल्यों की, सकल घरेलू राज्य उत्पाद में प्रचलित मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये की गई है 18.04%। कितनी, 18.04%। हो सकता है कि आपको ये वैल्यू देख करके जो है सिर दर्द होने लग जाए, पर फिर भी आपको याद करना है क्योंकि एग्ज़ाम में ये वैल्यू पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि सकल राज्य मूल्यवर्धन जो है इसमें बेस ईयर 2011-12 है। बुनियादी मूल्यों का क्षेत्रवार योगदान, यानी कि कौन कौन से सेक्टर्स में क्या क्या योगदान है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, और इनकी भी प्रतिशत जो है आपको याद रखनी है, कंप्लीट याद रखनी है, पॉइंट के बाद वाली भी प्रतिशत याद रखनी है। ठीक है, इसमें बात करें तो कृषि क्षेत्र का योगदान है वो 28.85% है स्थिर मूल्यों पर। याद रखना, करंट प्राइस पर अलग मिलेगा आपको, यानी कि प्रचलित मूल्यों पर अलग और स्थिर मूल्यों पर अलग मिलेगा, तो आपको दोनों ही याद रखने हैं, क्योंकि पिछले वाले जो एग्ज़ाम्स हुए थे उनमें जो है करंट प्राइस और जो आपकी स्थिर मूल्य हैं उन दोनों में से ही परसेंटेज का एक बाद वाला जो पॉइंट है वो भी पूछा गया था। ठीक है, तो बात करें कृषि की, तो कृषि का जो है स्थिर मूल्यों पर 28.85% जो है क्षेत्रवार योगदान है। बात करें उद्योग की, तो उद्योग का कितना है, उद्योग का है 26.34%, और सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक है 44.81%। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से क्षेत्रवार योगदान में सबसे अधिक किसका योगदान है, तो आपको ऑप्शन में करना होगा सेवा क्षेत्र का, जो कितना है 44.81%। दूसरे नंबर पर किसका है, कृषि का है, जो कि 28.85% है, और तीसरा है उद्योग क्षेत्र का, जो कि 26.34% है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कि सकल राज्य मूल्यवर्धन प्रचलित बुनियादी मूल्यों का क्षेत्रवार योगदान। अभी मैंने कहा था कि आपको करंट प्राइस पर और स्थिर मूल्यों पर दोनों पर ही याद रखना है। ठीक है, तो इसमें स्थिर मूल्यों पर हमने बात डिस्कस कर चुके हैं हम। अब है प्रचलित मूल्यों पर। तो प्रचलित मूल्यों में कृषि का कितना योगदान है, तो कृषि का
30.23%। कितना है? 30.23% है। बात करें उद्योग की तो उद्योग का 24.67% है। कितना है? 24.67% है। बात करें सेवा क्षेत्र की तो सेवा क्षेत्र का 45.10% है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि प्रचलित मूल्यों में क्षेत्रवार योगदान सबसे अधिक किसका है? तो सेवा क्षेत्र का। कितना है? 45.10%। दूसरे नंबर पर कृषि का है 30.23% और तीसरे नंबर पर उद्योग का है 24.67% है। इतनी डिटेल आपको इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट इसमें आपसे पूछा जाएगा कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है, इसमें आधार वर्ष 2011-12 को लिया गया है। तो इसमें आपसे औद्योगिक सूचकांक, उत्पादन सूचकांक है वो पूछा जा सकता है। तो इसमें राजस्थान 131.33 नंबर पर है। ठीक है। फिर बात करें कि थोक मूल्य सूचकांक है, उसमें आधार वर्ष 1999 से 2000 को माना गया है। तो इसमें कितना? तो इसमें जो है 369.01 और 9.27 है। ठीक है। और वैल्यू आपसे नहीं पूछी जाएगी, बस इतनी डिटेल आपको इसके बारे में याद रखनी है। जो जो वैल्यू बताई गई है सिर्फ आपको उतना ही याद रखना है, क्योंकि उसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब जो ये पैराग्राफ डिस्कस किए गए हैं, ये ऊपर जो हमने डिस्कस किया गया है उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है। तो आपको इसको किसी की इच्छा हो तो पढ़ लेना, वरना जो उसमें जो समरी दी हुई है वो ही याद कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में जो है आर्थिक समीक्षा में क्या कहा गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो राज्य में सितंबर 2021 में कुल 7,791 बैंक कार्यालय शाखाएं हैं। ठीक है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है क्योंकि पूछी जा सकती है। कितनी बैंक शाखाएं कार्यालय हैं? तो 7,791 है। ठीक है। आपको जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ाया जा रहा है, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही है और आपको याद भी उतना ही करना है। ठीक है। सितंबर 2021 में राजस्थान में समस्त सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों का साख जमा अनुपात है जो कि 75.53% रहा। कितना प्रतिशत रहा? 75.53% रहा। नेक्स्ट इसमें कि कृषि एवं संबंध सेवाएं राजस्थान में पूरे मानसून मौसम 2021 के दौरान अधिकांश जिलों में असामान्य वर्षा दर्ज की गई। कुछ में अधिक और कुछ में सामान्य वर्षा हुई, जबकि गंगानगर और सिरोही जिलों में जो है कम वर्षा दर्ज की गई। ठीक है। अब आपको जो है इसको उससे जलवायु वाले टॉपिक है उससे रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा और आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से जिलों में जो है वर्षा की कमी रही, तो गंगानगर सिरोही आपको ऑप्शन में करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि 1 जून से लेकर के 30 सितंबर 2021 की अवधि में वास्तविक वर्षा 485.40 mm दर्ज की गई, जो कि सामान्य वर्षा की 414.50 mm की तुलना में 17.10% अधिक रही। ठीक है। कितनी अधिक रही? 17.10%, जो कि कितनी खुशी की बात है ना। इस बात पे आपको जो है तिल वाली मिठाई रेवड़ी खिलाई जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट इसमें कि कृषि एवं संबंध क्षेत्रों के सकल राज्य मूल्य वर्धन में स्थिर मूल्यों के साथ साथ प्रचलित मूल्यों में भी वृद्धि दर्शाई गई, जबकि प्रचलित मूल्यों पर यह 2011-12 में 3.37 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो कि 10.97% वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। ठीक है। बात करें राजस्थान में 2021-22 में खाद्यान्न का कुल कितना उत्पादन हुआ, तो 225.20 लाख मैट्रिक टन जो है अनुमान है, जो कि पिछले वर्ष जो है 269.09 लाख मैट्रिक टन उत्पादन की तुलना में 16.31% की कमी दर्ज की गई। आपको वैल्यू याद हो या ना हो, पर प्रतिशत आपको याद करना है कि वृद्धि हुई है या कमी हुई है, और कमी हुई है तो कितनी हुई है, तो 16.31% की कमी दर्ज की गई है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में इस वर्ष जो है 16.31% की कमी दर्ज की गई है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें कि अनाज, दलहन और तिलहन की उत्पादकता में 1997 से लेकर के 98 और 2001 से लेकर के 2002 की औसत उत्पादकता की तुलना में वर्ष 2020-21 में 101.51%, 46.61% और 77.71% की वृद्धि दर्ज की गई है। अनाज में, दलहन में और तिलहन में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है?
अनाज में 101.51% की, दलहन में 46.61% की और तिलहन में 77.71% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। इसमें कृषि विपणन सहित कृषि कार्यों के दौरान अगर कोई दुर्घटना की स्थिति हो जाती है तो सरकार कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिंचाई के क्षेत्र में, तो सिंचाई के क्षेत्र में इकोनॉमिक सर्वे में क्या कहा गया है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना को 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास और नवीनीकरण के लिए जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी से ऋण सहायता स्वीकृत की गई है। आपको याद रखना है कि राजस्थान की जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना को 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास और उनके नवीनीकरण के लिए जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी से जो है ऋण की सहायता ली गई है। याद रखना, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी से, क्योंकि पूछी जाती है बाहर की कंपनियां आकर के अगर यहाँ पर ऋण देती है तो उनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना में क्या है कि सूक्ष्म सिंचाई योजना राज्य में चलाई जा रही है जो कि लघु सिंचाई में ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई पद्धति पर आधारित है और प्रभावी जन प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। इसमें अटल भूजल योजना क्या है, तो भूजल के घटते स्तर को रोकने और इसके बेहतर प्रबंधन के लिए 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार के द्वारा विश्व बैंक की सहायता से ये योजना स्टार्ट की गई। आपसे पूछा जा सकता है कि अटल भूजल योजना कब स्टार्ट की गई, तो आपको आंसर करना होगा 1 अप्रैल 2020 को। भारत सरकार के अटल भूजल योजना भारत सरकार के द्वारा किसकी सहायता से स्टार्ट की गई, तो ये स्टार्ट की गई है विश्व बैंक की सहायता से। और इसमें भारत सरकार और विश्व बैंक का कितना प्रतिशत है, तो इसमें भारत सरकार और विश्व बैंक का 50-50% है। ठीक है, और ये अटल भूजल योजना है वो राजस्थान राज्य के 17 जिलों में, कितने जिलों में, 17 जिलों में 38 पंचायत समितियों की 1144 ग्राम पंचायतों में जो है चलाई जा रही है। कितनी, 17 जिलों में 38 पंचायत समितियों में और 1144 ग्राम पंचायतों में जो है चलाई जाएगी। नेक्स्ट इसमें उद्योग के क्षेत्र में बात करें तो उद्योग में राजस्थान उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2021-22 के लिए स्थिर कीमतों पर 15.37% की वृद्धि देखी गई है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। स्थिर मूल्यों पर कितनी, 15.37%, कितनी, 15.37% उद्योग के क्षेत्र में, और प्रचलित कीमतों पर यानी कि करंट प्राइस पर जो है 24.67% की वृद्धि दर्ज की गई है। कितनी, 24.67% की वृद्धि दर्ज की गई है। याद रखना है आपको, पॉइंट में भी जो वैल्यू है वो भी याद रखनी है क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है इसमें कि एमएसएमई पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने 1 जुलाई 2020 को एक नया पोर्टल उद्योग पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है। तो एमएसएमई के द्वारा जो है उद्योग पंजीकरण पोर्टल कब लॉन्च किया गया, 1 जुलाई 2020 को। ये डेट आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री के द्वारा जो छोटे व्यापारी होते हैं उनको जो है ऋण देने के लिए लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना स्टार्ट की गई है। इस योजना के तहत 10 करोड़ रुपए तक का जो ऋण है वो प्रदान किया जाएगा। और ये योजना कब स्टार्ट की गई, तो 13 दिसंबर 2019 को जो है ये स्टार्ट की गई। कब स्टार्ट की गई, 13 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना स्टार्ट की गई और इसके तहत 10 करोड़ रुपए तक का ऋण है जो उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कि निवेश संवर्धन ब्यूरो राज्य में निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने के लिए उत्तरदायी है। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सक्रिय रूप से घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार की कंपनियों के लिए निवेश के अवसर उपलब्ध करवाता है। अब इसकी पूरी डिटेल जानिए कि ये क्या है। निवेश संवर्धन ब्यूरो के तहत 10 करोड़ से ऊपर का जो इन्वेस्टमेंट है वो चाहे घरेलू हो चाहे विदेशी हो, उनको आकर्षित किया जाता है। और इसके अध्यक्ष जो है कौन है, मुख्य सचिव है निवेश संवर्धन ब्यूरो के।
ठीक है। नेक्स्ट इसमें कि ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन BIEP के द्वारा मौजूदा सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए निवेश प्रस्तावों को और अधिक प्रभावी ढंग से सुविधाजनक बनाने के लिए एक ही छत के नीचे सारी मंजूरियां जो है आपको उपलब्ध करवाई जाएगी और इसके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम और वन स्टॉप शॉप सुविधा प्रदान की जाएगी उनको, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि जो इन्वेस्टर हमारे राजस्थान में इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं उन्हें जो है अलग अलग जगह से जो है लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। सरकार उन्हें एक ही छत के नीचे एक ही जगह से जो है सारी क्लियरेंस प्रदान करेगी। उसके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस और वन स्टॉप सुविधा लाई है। सिंगल विंडो क्लियरेंस में जो है 15 विभागों की 105 सेवाएं जो है सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा जो है उपलब्ध करवाई जाएगी। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के द्वारा 15 विभागों की 105 सेवाएं आपको एक ही जगह उपलब्ध करवाई जाएगी और वन स्टॉप शॉप में क्या किया जाएगा, 14 विभागों की 98 सेवाएं आपको एक ही जगह जो है उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में निवेश बोर्ड का गठन किया गया है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इसमें कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड यानी कि रिको के बारे में क्या कहा गया है, तो रिको के बारे में आपको पूरी डिटेल याद रखनी है कि रिको के बारे में, ठीक है। राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्थान है ये। राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने के साथ ही वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है, ठीक है। बात करें रिको की तो रिको की फुल फॉर्म हो जाएगी राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। रिको की फुल फॉर्म हो जाएगी राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हो जाएगी। इसकी स्थापना कब हुई, 1980 में हुई और ये क्या करती है और ये क्या करने का कार्य करती है, तो औद्योगिक विकास करने का कार्य करती है तथा स्मॉल और मीडियम जो उद्योग होते हैं उनको लोन देने का कार्य करती है, ठीक है, और उन्हें आधारभूत सुविधाएं जो है प्रदान करती है, वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है, ठीक है। और रिको के द्वारा जो है एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए हैं, तो कितनी जगह पर, 4 जगहों पर किए गए हैं। बोरानाड़ा जोधपुर में, गंगानगर, अलवर और कोटा में स्थापित किए गए हैं। इतनी डिटेल आपको रिको के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट इसमें कि निर्यात में जो है क्या कहा गया है, तो निर्यात में इकोनॉमिक सर्वे में नीति आयोग से निर्यात तैयारी सूचकांक EPIP 2020 जारी किया गया है, जिसमें लैंड लॉक्ड स्टेट की श्रेणी में राजस्थान 65.55 के सूचकांक के साथ शीर्ष प्रदर्शन करता रहा। तो इसमें राजस्थान की रैंकिंग नंबर 1 रही। याद रखना, लैंड लॉक स्टेट की श्रेणी में राजस्थान नंबर 1 पे रहा, किसमें, निर्यात तैयारी सूचकांक में। नेक्स्ट है खान और खनिज के बारे में डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे में जितने खान और खनिज दिए हुए हैं एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार के 82 प्रकार के खनिजों का भंडारण है। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिजों का भंडार है, 82 प्रकार के। कितने प्रकार के, 82 प्रकार के। इनमें से 57 प्रकार के खनिजों का वर्तमान में खनन किया जाता है। कितने प्रकार के, 57 प्रकार के खनिजों का वर्तमान में खनन किया जाता है। देश में राजस्थान सीसा, जस्ता एस्क, सेलेनाइट और वोलेस्टेनाइट का एकमात्र उत्पादक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जो है सीसा का कितना प्रतिशत उत्पादित करता है राजस्थान, तो आंसर में करना होगा 100%। कितना, 100%, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कि देश में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग संपूर्ण उत्पादन जो है राजस्थान ही करता है, यानी कि 90% से अधिक उत्पादन जो है राजस्थान करता है। चांदी, कैल्साइट, जिप्सम का लगभग संपूर्ण उत्पादन कौन करता है, राजस्थान करता है। बात करें राजस्थान की तो राजस्थान देश में बॉल क्ले, फॉस्फोराइट, ओकर, स्टेटाइट, फेल्सपार और फायर क्ले का भी प्रमुख उत्पादक है। याद रखना, राजस्थान देश में बॉल क्ले, फॉस्फोराइट, ओकर, स्टेटाइट, फेल्सपार, फायर क्ले का भी प्रमुख उत्पादक है। इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। संगमरमर, बलुआ पत्थर, क्ले का भी प्रमुख उत्पादक है राजस्थान।
और बात करें संगमरमर, बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट जैसे आयामी और सजावटी पत्थरों के उत्पादन में भी इसका देश में प्रमुख स्थान है। बात करें भारत में सीमेंट ग्रेड, स्टील ग्रेड और चूना पत्थर का भी अग्रणी उत्पादक है राजस्थान। इसमें कुछ भी चीज़ काटी नहीं जा सकती, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो एक की एक चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इसमें कि राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड जो है राजस्थान सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उपक्रमों में से ये एक है और इसके द्वारा जो है राज्य में औद्योगिक खनिजों के खनन और विपणन का कार्य किया जाता है। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य किफ़ायती तकनीकों का उपयोग करते हुए खनिज संपदा का दोहन करना है। ठीक है, बस इसमें कि तेल एवं गैस के बारे में इकोनॉमिक सर्वे में क्या कहा गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो राजस्थान भारत में कच्चे तेल का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। भारत के कच्चे तेल का कुल उत्पादन यानी कि 30 MMTPA का राजस्थान में लगभग 20% यानी कि 6 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादित किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले वाले एग्जाम्स में तेल के बारे में क्वेश्चन आया था और यही आया था। ठीक है, दूसरे नंबर पर बॉम्बे हाई है जो कि लगभग 40% योगदान है उसका, और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा उत्पादक तो जो है बॉम्बे हाई है जिसका योगदान 40% है, और दूसरे नंबर पर राजस्थान है जिसका योगदान 20% है। नेक्स्ट इसमें कि राज्य में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र यानी कि 14 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में फैला हुआ है? 14 जिलों में फैला हुआ है। नेक्स्ट इसमें कि श्रम और रोजगार के क्षेत्र में जो है क्या कहा गया है इकोनॉमिक सर्वे में, तो श्रम और रोजगार के क्षेत्र में जो है 30 जुलाई 2021 के अधिसूचना के माध्यम से अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल जो श्रमिक हैं उनकी न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की गई है। और कितनी की गई है? तो 7 रुपये की वृद्धि की गई है। तो टोटल वृद्धि जो है 252 रुपये, वर्तमान में 264 रुपये, 276 रुपये और 326 रुपये है जो प्रतिदिन की मजदूरी जो है अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों को दी जाती है। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार की मुख्यमंत्री युवा संबल योजना को जो कि 1 फरवरी 2019 से स्टार्ट की गई, इसके तहत पुरुषों को 3,000 रुपये और महिला, ट्रांसजेंडर, विशेष योग्यजन व्यक्तियों को 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिए जाते हैं। प्रति माह दी जाती है ये राशि और 2 वर्षों के लिए दी जाती है। और इसमें जो है जो क्वालिफ़िकेशन है वो मांगी जाती है, स्नातक स्तर की जो है क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है। लेकिन इसमें जो है कुछ संशोधन किए गए थे पिछले वाली इकोनॉमिक सर्वे में। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 में जो है कुछ संशोधन किए गए थे। उसमें क्या किया गया कि जो इनकी राशि थी वो 1,000 रुपये बढ़ा दी गई है। और उसमें और भी कुछ बातें कही गई है कि सरकारी विभागों में कम से कम 3 महीने का कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा इसी के साथ, और आपको 4 घंटे की इंटर्नशिप करनी होगी वहाँ पर। और इसमें 1,000 रुपये की राशि बढ़ा दी गई, पहले 3,000 थी, अब पुरुषों के लिए 1,000 रुपये बढ़ा दिए गए, तो टोटल राशि कितनी हो गई? 4,000। महिला, विशेष योग्यजन और जो व्यक्ति हैं ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए जो है टोटल राशि 4500 रुपये हो गई है वर्तमान में। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में जो है कितनी राशि दी जाती है बेरोजगारी भत्ते के रूप में, तो पुरुषों के लिए 4,000 और महिलाओं के लिए 4500 रुपये आपको करना होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है 2021 का प्रावधान 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कि ऊर्जा के बारे में क्या कहा गया है इकोनॉमिक सर्वे में, तो दिसंबर 2021 तक अधिष्ठापित क्षमता 23,321.40 मेगावाट है। कितनी है? 23,321.40 मेगावाट है। ठीक है, वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 तक कुल ऊर्जा की जो उपलब्धता है वो 23.68% की जो है वृद्धि दर्ज की गई है। कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 23.68% की वृद्धि दर्ज की गई है 2017-18 से 2020-21 के मध्य तक। कितनी वृद्धि दर्ज की गई? तो 23.68% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, इसी तरह कुल शुद्ध ऊर्जा उपभोग में जो है 27.61% की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल शुद्ध ऊर्जा उपभोग में कितनी? 27.61% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है कि
राज्य में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 तक 43,201 गांवों का विद्युतीकरण किया है। कितने गांवों का? 43,201 गांवों का। और टोटल गांव कितने हैं? 43,264, यानी कि अभी भी 100% गांवों में बिजली नहीं पहुंची है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें कि भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आकलन के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन से 142 गीगावाट बिजली स्थापित की जा सकती है। कितनी? 142 गीगावाट की बिजली स्थापित की जा सकती है राजस्थान में। ठीक है। राज्य में दिसंबर 2021 तक कुल 9,228.70 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर दिया गए हैं। और इसके अलावा राजस्थान सरकार ने निवेशकों के अनुकूल एक राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 भी जारी की है। अब आपसे 2019 नहीं पूछा जाएगा, आपसे एक्चुअल डेट पूछी जाएगी कि राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति कब लाई गई थी। तो 18 दिसंबर 2019 को लाई गई थी। नेक्स्ट है कि सड़क और परिवहन के बारे में डिस्कस करेंगे। राज्य में 1949 में सड़कों की लंबाई 13,553 वर्ग किलोमीटर थी। ये नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपसे ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितनी है। तो वर्तमान में है 2,72,959.28 वर्ग किलोमीटर जो है सड़कों का है, जो कि कितना घनत्व, सड़कों का कितना घनत्व है? तो 79.76 वर्ग किलोमीटर, 79.76 वर्ग किलोमीटर जो है सड़कों का घनत्व है वर्तमान में। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर कितना घनत्व है? 161.71। ये जो किलोमीटर है वो याद रखना है। ठीक है। सड़क घनत्व आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। टोटल सड़क भी आपसे पूछी जा सकती है और ये टॉपिक लगेगा आपके राजस्थान का परिवहन है उसके तहत लगेगा। ठीक है। उसमें उससे रिलेट करके पूछा जा सकता है आपसे। राज्य के अगले 5 वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में वॉल टू वॉल विकास पथ का निर्माण किया जाएगा, यानी कि गाँवों में जो है सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। जहां जहां सड़क की ज़रूरत है वहां सड़क बनवाई जाएगी। 183 ग्राम पंचायतों में प्रथम चरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। ठीक है। जबकि 168 ग्राम पंचायतों में कार्य पूर्ण कर भी लिया गया है, बाकी में करना शेष है। नेक्स्ट है कि ग्रामीण विकास और विशेष क्षेत्र कार्यक्रम क्या है? तो ग्रामीण विकास और विशेष क्षेत्र कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चलाई गई है। ये योजना 26 नवंबर 2016 को स्टार्ट की गई थी। कब स्टार्ट की गई थी? 26 नवंबर 2016 को। इकोनॉमिक सर्वे में जो डेट्स दी हुई है वो इम्पोर्टेंट है, याद रखना, पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है। ये योजना है, इस योजना के तहत जो है जो गरीब लोग हैं सामाजिक आर्थिक रूप से, उन लोगों को जो है रहने के लिए घर उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए सरकार है जो उनको 1,20,000 रुपये की राशि प्रदान कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021, और ये कब स्टार्ट किया गया? तो 2 अक्टूबर 2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 शुरू किया गया और प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में 1 दिन का शिविर का आयोजन भी किया गया। इसके तहत प्रशासन गांवों के संग अभियान और प्रशासन शहरों के संग अभियान, ये दोनों ही 2 अक्टूबर 2021 को शुरू किए गए थे। नेक्स्ट इसमें शहरी विकास की बात करें तो राजस्थान में क्या कुछ है? तो राजस्थान में शहरी आबादी के मामले में कोटा 60.31% आबादी रखता है, जयपुर 52.40%, अजमेर 40.8%, जोधपुर 34.30%, बीकानेर 33.86% सबसे अधिक शहरीकृत जिले हैं। ये जैसे लाइन में दिए हुए हैं, जिस प्रतिशत में दिए हुए हैं वैसे की वैसे आपको याद रखने हैं। ठीक है। जबकि जालोर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बाड़मेर, डूंगरपुर में सबसे कम शहरीकृत जिले ही हैं। जालोर में 8.30% जो है शहरीकृत है, प्रतापगढ़ 8.27%, बांसवाड़ा 7.10%, बाड़मेर 6.98% और डूंगरपुर 6.39% जो है सबसे कम शहरीकृत जिले हैं ये। ठीक है। नेक्स्ट इसमें कि भारत की जनगणना में शहरी आवासों को उनकी स्थिति के आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अच्छा, रहने योग्य और जीर्ण शीर्ण क्षेत्र, जिसमें राजस्थान में लगभग
68.9% आवास अच्छी स्थिति में है, जबकि अखिल भारतीय स्तर की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 68.4% अच्छी स्थिति में है। इसके अतिरिक्त 29.3% आवास को रहने योग्य हैं और 1.8% आवास जो है जीर्ण शीर्ण स्थिति में। ठीक है, ये प्रतिशत आपको याद रखना है। जयपुर क्षेत्र के ढांचागत विकास के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण जो है उत्तरदायी है, यानी कि जितना भी डेवलपमेंट का कार्य किया जाता है जयपुर क्षेत्र में तो वो जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट इसमें कि राजस्थान आवासन मंडल मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को किफ़ायती दर पर आवास उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान आवासन मंडल कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कि राज्य में प्रशासन शहरों के संग अभियान 2 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया। नेक्स्ट है कि सूचना और प्रौद्योगिकी संचार में जो इकोनॉमिक सर्वे में क्या कुछ कहा गया है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नागरिकों को सरकारी सेवाओं की जानकारी सुगम, पारदर्शी एवं विश्वसनीय तरीके से उपलब्ध कराने के लिए जन सूचना पोर्टल का उद्घाटन किया गया है, ताकि लोगों को आसानी से जो है सरकार के द्वारा चलाई गई सेवाओं का लाभ मिल सके, उनको उनके बारे में जानकारी मिल सके। इसलिए जन सूचना पोर्टल का उद्घाटन 13 सितंबर 2019 को किया गया। कब किया गया? 13 सितंबर 2019 को। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कि राज्य में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप योजना है। बिना किसी शर्त के केवल परियोजना मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक स्टार्टअप को 5 लाख रुपए तक की जो राशि है सीड मनी के रूप में दी जाएगी, यानी कि स्टार्टअप्स को ग्रो करने के लिए 5 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट इसमें कि 19 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री के द्वारा भरतपुर इनक्यूबेटर का जो है उद्घाटन किया गया। किसका? भरतपुर इनक्यूबेटर का उद्घाटन किया गया। कोटा और अजमेर इनक्यूबेटर सेंटर जो है, यानी कि अब अभय कमांड कंट्रोल सेंटर भी वहाँ स्थापित किए जाएंगे और इनका निर्माण अभी चल रहा है। नेक्स्ट इसमें कि आई स्टार्ट पोर्टल क्या है? तो स्टार्टअप्स के लिए सिंगल विंडो की तरह कार्य करता है आई स्टार्ट पोर्टल। यहाँ सभी तरीके की जो क्लियरेंस है, लाइसेंस है, वो आपको यहीं मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त चैलेंज फॉर चेंज, राजस्थान स्टेक, क्यू रेट रैंकिंग सिस्टम, इनक्यूबेटर, आई स्टार्ट नस्ट जयपुर, कोटा, उदयपुर में भी जो है राज्य के स्टार्टअप को उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, इसमें मोबिलिटी पास क्या है? तो राजकोष सिटीजन ऐप के माध्यम से जिला प्रशासन, जिला पुलिस, यातायात विभाग आदि से व्यक्तियों और वाहनों के आपातकालीन आवागमन की अनुमति प्राप्त करने के लिए ई पास के आवेदन के लिए मोबिलिटी पास स्टार्ट किया गया था। आपको पता ही होगा जब कोरोना में जो है लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे जो है मोबिलिटी पास जो है शुरू किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पर्यटन के बारे में क्या कुछ कहा गया है? तो पर्यटन के बारे में कुछ खास नहीं कहा गया है, सिर्फ इतना कहा गया है कि राजस्थान भारत के सबसे आकर्षक स्थलों में से एक माना जाता है पर्यटन की दृष्टि में से, और विश्व पर्यटन मानचित्र में भी ये अपनी एक विशिष्ट छवि रखता है राजस्थान। ठीक है, इसमें कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या कहा गया है इकोनॉमिक सर्वे में? तो मिड डे मील योजना के अंतर्गत कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद रहने की अवधि में राजकीय विद्यालय, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में कक्षा 1 से लेकर के 8 तक जो विद्यार्थी पढ़ रहे थे उनके अभिभावकों को विद्यालय में खाद्यान्न एवं कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट के बदले जो है चना दाल का जो है वितरण किया गया था। यानी कि जब कोविड लगा था उस टाइम पर स्कूल्स बंद थी, तो उस टाइम पर उन्हें मिड डे मील का जो खाना है वो उपलब्ध नहीं हो रहा था, उसके बदले में सरकार ने जो है चना दाल का वितरण किया था। नेक्स्ट इसमें कि प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में राज्य में 36,264 राजकीय प्राथमिक विद्यालय हैं वर्तमान में, 19,532 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, 15,333 प्रारंभिक कक्षाओं वाले राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, और वर्तमान 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार 64.64 लाख विद्यार्थियों का नामांकन जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में है। ठीक है, आपसे ये वैल्यू तो नहीं पूछी जाएगी पर ये पूछा जा सकता है कि कितने विद्यार्थी, तो 64.64 लाख विद्यार्थियों का नामांकन है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना के तहत कक्षा 3 से लेकर के 8 तक के बच्चों को जो है निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाई जा रही है। नेक्स्ट इसमें कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति SC, ST, OBC
इन विद्यार्थियों को जो है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम राजस्थान में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालक और बालिकाओं के लिए 25% सीटें आरक्षित की गई है। निजी विद्यालय कैसे कि प्राइवेट जो स्कूल होते हैं उनमें 25% सीटें जो है कमज़ोर वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, गरीब विद्यार्थी हैं, उनको लिया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कि वित्तीय वर्ष 2021 के तहत 21 में RTI अधिनियम 2009 की धारा 12C के अंतर्गत निजी स्कूलों में 25% सीटों के प्रवेश के लिए आय सीमा 1 लाख से बढ़ा करके 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। जिनकी आय जो है 1 लाख से 2.5 लाख के मध्य हैं, उन विद्यार्थियों को जो है प्राइवेट स्कूल्स में 25% सीटों में जो है प्रवेश दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 316 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यरत हैं। नेक्स्ट है इसमें कि वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 15,449 राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है और इनमें कक्षा 1 से लेकर के 12 तक 60.51 लाख विद्यार्थी हैं। नेक्स्ट है कि आज़ादी के समय राजस्थान में मात्र 6 महाविद्यालय थे, परंतु वर्तमान में महाविद्यालयों की संख्या 2413 हो गई है। ठीक है, जिनमें से राज्य में 356 राजकीय महाविद्यालय, 16 राजकीय विधि विद्यालय हैं और 20-33 निजी महाविद्यालय हैं, 2 स्वयं वित्त पोषित संस्थाएं, 6 निजी सहभागिता में स्थापित महाविद्यालय हैं। ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि राज्य में 28 राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, 52 निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय और 8 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि स्नातक और स्नातक उत्तर यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर का जो इंजीनियरिंग शिक्षा प्रदान करने वाले राज्य में कुल 87 जो है अभियांत्रिकी महाविद्यालय यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है, इनमें से एक केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित है स्वायत्त अभियांत्रिकी महाविद्यालय, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर और MBA विश्वविद्यालय जोधपुर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। आपको ये जो नाम दिए जा रहे हैं ना विश्वविद्यालयों के, वो नाम याद रखने हैं क्योंकि पूछा जा सकता है कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कौन से जिले में स्थित है, तो आपको आंसर करना पड़ेगा उदयपुर। महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो उदयपुर में स्थित है क्योंकि ये टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है और इनके नाम पूछे ही जाते हैं। कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, जोधपुर में। गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, बांसवाड़ा में स्थित है। ठीक है, और इन कॉलेजों से जो है अदर कॉलेजें भी जुड़ी हुई, इन यूनिवर्सिटीज़ से जो है अदर कॉलेजें भी जुड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्य में जोधपुर में एक भारतीय तकनीकी संस्थान IIT और NIT कैंपस जयपुर में, IIT जो है कोटा में और एक भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM उदयपुर में और MNIT जयपुर में संचालित है। ठीक है, राजस्थान में कितनी IIT कितने IIM है और कौन कौन से जिलों में स्थापित है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट इसमें कि राज्य में 31 दिसंबर 2021 तक 26 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से 6 राजकीय और 1 झालावाड़ हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज सोसाइटी झालावाड़, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का संगठक कॉलेज, 7 राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी राजमेश के तहत और एक ESI कॉलेज जो है अलवर और एक अखिल भारतीय मीराबाई आयुर्विज्ञान संस्थान जो है जोधपुर में और 9 निजी क्षेत्र में स्थापित है वर्तमान में। ठीक है, बात करें कि केंद्रीय प्रवर्तित योजना के द्वितीय चरण में धौलपुर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट इसमें कि राज्य में 15 नए मेडिकल कॉलेज हैं वो खोले जाएंगे अलवर, पारा, बांसवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, करौली, नागौर, सिरोही, झुंझुनू, हनुमानगढ़, टोंक, सवाई माधोपुर में खोले जाने स्वीकृत है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या घोषणाएं की गई है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राज्य में दिसंबर 2021 तक 129 अस्पताल,
693 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 2170 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 190 औषधालय और 118 मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र और 51 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 14,423 उप केंद्र कार्यरत है। इम्पोर्टेंट है, ये याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट है कि ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 को स्टार्ट की गई। कब स्टार्ट की गई? 1 मई 2021 को। इस योजना के तहत जो है NFSA और SECC के जो है परिवार है, छोटे परिवार, सीमांत किसान, संविदा कर्मी, उनको और कोविड-19 अनुग्रह योजना के जो लाभार्थी हैं उनको मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। NFSA क्या होता है? तो NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी काउंसिल होता है, जिसके तहत जो गरीबी रेखा के नीचे लोग आते हैं वो इसमें शामिल है। और SECC यानी कि सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में भी गरीबी सीमा से नीचे वाले लोग आते हैं, उन लोगों को जो है मुफ्त में बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत। बाकी जो शेष परिवार बच गए उनको प्रतिवर्ष 850 रुपये की राशि भुगतान करनी होगी, जो कि प्रीमियम लागत का 50% होगा। बाकी 50% राजस्थान सरकार खुद वहन करेगी। नेक्स्ट है इसमें कि फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार को वर्ष 50,000 रुपये का सामान्य बीमारियों के लिए तथा 4.5 लाख रुपये का बीमा गंभीर बीमारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है इस योजना के अंतर्गत। योजना के अंतर्गत कुल 1597 रोग पैकेजों की पेशकश की गई है। इसमें 465 द्वितीय पैकेज हैं, 1132 तृतीय पैकेज शामिल किए गए हैं और इस प्रकार कुल पैकेज 51 पैकेज राजकीय चिकित्सा संस्थानों हेतु है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें कि कुछ बीमारियों के बारे में भी कहा गया है, इनके नाम याद रखने आपको कि कोविड-19 और म्यूकोरम्यूकोसिस डायलिसिस का इलाज जो है ट्रस्ट मोड पर किया जा रहा है, यानी कि कोविड-19, म्यूकोरम्यूकोसिस और डायलिसिस ये भी जो है इस मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत शामिल की गई है। नेक्स्ट इसमें कि पैनल में सम्मिलित अस्पतालों में कैशलेस IPD चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जानी होगी। वही हॉस्पिटल जो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जुड़ सकते हैं। IPD में मतलब कि वहाँ पर बिस्तर की सुविधा होनी चाहिए, चिकित्सक उपकरण होने चाहिए और जो है डॉक्टर नर्स होने चाहिए और 24 घंटे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, वही IPD चिकित्सा सुविधाएं के अंतर्गत आते हैं हॉस्पिटल। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि शिशु मृत्यु दर एवं प्रसव के दौरान उच्च मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए राज्य में राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत जो है गर्भवती महिलाओं तथा शिशुओं को निःशुल्क दवाएं और वस्तुएं प्रदान करने और प्रयोगशाला, भोजन, रक्त आदि की सुविधाएं प्रदान की जाएगी राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत। नेक्स्ट है कि जल आपूर्ति के लिए पेयजल आपूर्ति के सतही स्रोत की संभावना को पता लगाने के लिए जल संसाधन विभाग के माध्यम से 3 पेयजल आपूर्ति योजनाओं, जिसमें ईसरदा बांध जो कि दौसा में है, बत्तीसा नाला जो कि सिरोही में है और परवन अक्कावाड़ जो कि झालावाड़ में क्रियान्वित है। अब आपसे ये बांध, ये नाला और इनके बारे में पूछा जाएगा। आप सोचोगे कि ये अजीब से नाम कहाँ से आ गए, तो ये इकोनॉमिक सर्वे में से पूछे जाते हैं। ईसरदा बांध जो कि दौसा में है, बत्तीसा नाला जो कि सिरोही में है और परवन अक्कावाड़ा जो कि झालावाड़ में है। नेक्स्ट है कि 15 अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कि मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद है, वो जो है 7 मार्च 2020 को जो है इसका गठन किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष हैं और इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में अरविंद मायाराम है। कौन है? अरविंद मायाराम है। ठीक है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि राज्य की आर्थिक वृद्धि एवं विकास में आ रही चुनौतियों, विशेष राजकीय कोष प्रबंधन, उत्पादकता बढ़ाने, रोजगार के अवसरों के सृजन आदि की पहचान करना तथा स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के संबंध में जो है सलाह
ली जाएगी इससे। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।